नमस्कार दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इंडेस जीके जीएस रिसर्च एकेडमी में। कहते हैं जल ही जीवन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 क्लासिक एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत चैप्टर का नाम ही है जल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि जल यदि ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जल यदि ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जल से संबंधित विभिन्न प्रकार के टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें से पहला टॉपिक है जल की आवश्यकताएं, यानी कि जल के क्या क्या आवश्यकता है हम लोगों के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आवश्यकता क्या हुआ? पीने में। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पीने में। उसके बाद यदि देखें तो नहाने में, खाना बनाने में, जो क्या कहते हैं मवेशियों को स्नान कराने में, या फिर क्या कहते हैं घरों की सफाई में, नालों की सफाई में, या फिर जितने भी आप लोग सफाई का अधिकतर हिस्सा देख लीजिए तो उसमें जल का ही आवश्यकता होता है। तो जल का आवश्यकता आप समझ गए कि जैसे नहाने में, खाना बनाने में तो खाने में ही हुआ। जितने भी प्रकार की आवश्यकता होती है जल के वो सभी में सबसे महत्वपूर्ण है पीने में। ठीक है, क्योंकि जल यदि देख रहे हैं आप लोग ही देख सकते हैं कि जल कितने तेजी से समाप्त हो रहा है, पीने वाला जल। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। जल की आवश्यकता आप समझते ही हैं कि नहाने खाने में जल का उपयोग होता ही है। जल के स्रोत क्या है? जल के स्रोत की यदि बात हम करें तो क्या होगा? सागर, महासागर, तालाब, वर्षा, पोखर इत्यादि जो है ये सब क्या है? झील हो गया, ये सभी क्या है? जल के अनेक स्रोत हैं। इन सभी से हम क्या करते हैं? जल की प्राप्ति करते हैं। यदि महासागर की बात की जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, और हमारे देश के नाम पर एकमात्र महासागर, जो दुनिया में एकमात्र महासागर है, वो कौन सा है? हिंद महासागर है। क्लियर है? सभी महासागरों की यदि बात की जाए तो वो कौन कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये सभी क्या है? महासागर के प्रकार हैं। ठीक है, यदि झील की बात की जाए, झील की बात, तो हमारे बेगूसराय में एक झील है जिसको कांवर झील कहते हैं। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। तो ये हो गया झील की बात हो गई। यहाँ पे चिल्का झील एक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? झील का बात हो गया। अब हम देखते हैं स्रोत। तो आप लोग समझ गए कि सागर, महासागर, समुद्र जो हो गया, जितने भी ये सभी क्या है? जल के स्रोत हैं। और समुद्र, महासागर वगैरह से क्या होता है? खारे जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जल और जल वाष्प क्या होते हैं। जल तो समझ गए कि जल जो मतलब लिक्विड अवस्था में जो पीने लायक होता है वो जल होता है। हम पीते हैं जो, वो जल होता है। ठीक है, अब जल वाष्प क्या होता है कि जब जल को, जो द्रवित जल है, द्रव रूप में जो जल स्थित है, उसमें जब आप ऊष्मा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर वो क्या होगा? वाष्प बनने लगेगा। वो जल वाष्प छोटे छोटे क्या कहते हैं? गैस के कण के रूप में जल बदल जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल वाष्प। वाष्प के रूप में जल यदि बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? जल वाष्प बोलते हैं। वो छोटे छोटे बूंदों की तरह हो जाते हैं, वायुमंडल में जाके फैल जाता है। ठीक है, अब समझिए वाष्पीकरण क्या होता है कि जल हुआ। ठीक है, इसका जब वाष्पन किए थे, नीचे से हीट दिए थे तो वाष्प बना था। तो वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। ठीक है, वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। और ये जो वाष्प बना और यहाँ पे बूंद जो आया, इसको
गर्म की वाष्प बना, ठीक है। और जब इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या होगा, पुनः संघनित, संघनित मतलब घना होके फिर से क्या होगा, जल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, जब किसी जल को वाष्पित करते हैं और वाष्पित करने के बाद फिर से संघनित करके जल बनाते हैं तो वो क्या होता है, वाष्पीकरण का प्रक्रिया होता है। पहले क्या करेंगे, वाष्पन करेंगे, वाष्पन के बाद वो क्या बनेगा, और जल वाष्प के बाद फिर से उसका संघनन करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो जल की बूंद संघनित होके बन जाएगा। तो वो क्या होगा, क्या कौन सी प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब देखते हैं पात्र में संघनन। आखिर इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जब आप, गर्मी का सीजन भी है तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं दुकान से, आप जब एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं दुकान से, ठीक है, मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक है, तो जब रेफ्रिजरेटर से ये जो निकाला जाता है तो इसके बाहरी आवरण पर, ये जो बाहरी परत है, इस पर जल का जो पानी का छोटा छोटा बूंद होता है, ये छोटा छोटा बूंद होता है, वो उस पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम, पात्र में संघनन। तो ये जो छोटा छोटा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जल है रखा हुआ इस ग्लास में, या फिर ये कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, ठंडा भी निकाला है, इसमें बर्फ रखा हुआ है इस जल में, तो ये ठंडा होने के कारण क्या है, इस पर क्या है, बूंद है। क्यों है, क्योंकि वातावरण में हमेशा क्या होता है, जलवाष्प मौजूद होता है। अभी यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है जिस कारण से वो जलवाष्प के रूप में ही वातावरण में मौजूद है। जब इसको यहाँ पे ठंडक महसूस होता है तो ठंडा करने पर क्या बनता है, वाष्प को ठंडा करने पर यहाँ पे क्या बतलाए थे, संघनन होके बूंद बन जाता है, संघनित हो जाता है। तो वही होता है कि जब ये ठंडा रहता है, इसका पूरा परत तो ठंडा हो जाता है बर्फ के कारण, या फिर रेफ्रिजरेटर के कारण इसका बाहरी परत ठंडा रहता है, तो बाहरी से ये जो वाष्प टकराता है इस पे, चारों तरफ से जलवाष्प जो टकराता है वही जलवाष्प इस पर संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण वो बूंद बूंद के रूप में हमें ऊपर से दिखाई देता है। क्लियर है, अब समझ गया कि क्यों यहाँ पे बूंद बूंद होता है। जब उसी को कहते हैं पात्र संघनन। अगला क्या है, जलकणिका या फिर बादल। जलकणिका क्या होता है, जब जलवाष्प होता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है, ठीक है। जब समुद्र में, ये समुद्र है, ठीक है, और समुद्र में जब वाष्पन होता है और ये धीरे धीरे ऊपर जो वाष्प उठता है, तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इसका आकार बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाता है, अत्यंत हल्का हो जाता है ये, ठीक है। और हल्का हो जाने के कारण क्या होता है कि ये बादल का रूप ले लेता है। ये इसको जो छोटा छोटा बन गया, ठीक है, ये जो जलवाष्प छोटा छोटा बन जाता है, कण के रूप में जो बन जाता है, गोला हल्का छोटा छोटा गोला गोला बूंद के रूप में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जलकणिका बोलते हैं। और यही जलकणिका आपस में संघनित होकर आपस में मिलके किसका निर्माण करता है, क्या करता है, बादल का निर्माण करता है। और ये बादल जब टाइम आता है, ये अपने टाइम पर क्या होता है, मूव करता है, और मूव करने के बाद क्या होता है, वर्षा होता है। तो यही जो जलकणिका बादल के रूप में आया था, यही वर्षा करता है, यही वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है, वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। अब संघनन तो आप समझ चुके हैं कि जब जलवाष्प को ठंडा किया जाता है, ये जलवाष्प हुआ, यदि इसको रास्ते में ही ठंडा कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ लगा दिया जाए और यहाँ ठंडा कर दिया जाए, तो क्या होगा, संघनित होकर बूंद के रूप में यहाँ नीचे गिरने लगेगा। तो जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वो पुनः द्रव की स्थिति में आ जाता है, और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। यानी कि जब द्रव को वाष्प में बदला जाता है तो वाष्पन, और वाष्प को फिर से द्रव में बदला जाता है तो वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्लियर है। अब अगला देखते हैं कि जल चक्र क्या है। ये सब समझ जाने के बाद जल चक्र समझना अत्यंत आसान होता है, और जल चक्र का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे, ये जो समुद्र का जो जल था, इसका क्या हुआ था, वाष्पन हुआ था ना, इसका वाष्पन हुआ, और ये जलकणिका के रूप में यहाँ पे,
पहले जल वाष्प होगा, वाष्प बनेगा, उसके बाद जल कणिका बनेगा और जल कणिका के बाद जल कणिका बादल के रूप में बनेगा और बादल मूव करके आएगा यहाँ, यही बादल बारिश करा दिया। अब ये पानी, यही पानी इससे तो यहाँ बारिश कर रहा था, ये जो वाष्प जो था यही तो जल बनकर यहाँ पे बरसा, और जब ये बरसा तो ये जो नीचे धरती पे पानी है ये तो कैसे भी जाके और समुद्र में समा गया, यानी कि वाष्प बन के फिर बादल बनेगा, बादल से फिर वर्षा होगा, वर्षा से फिर समुद्र में जल जाएगा, समुद्र से फिर वाष्पन होगा, वाष्पन के बाद फिर से बादल, बादल बादल के बाद फिर नीचे वाष्प, वर्षा, बादल, वाष्प, ऐसे ही करके ये चक्र चलता रहेगा, जिस कारण से क्या होगा, जल की कभी कमी नहीं हो रही है, यही कारण है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। जल चक्र समझ से ही कर सकते हैं, जल का चक्र, तो ये जल का ही तो चक्र है जिसे हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, जल संरक्षण। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि हमारी धरती का ये जो 29% हिस्सा है, ये क्या है, 29% हिस्सा धरती है, यानी कि जमीन है, और ये जो बाकी है ये क्या है, 71% जल है। और जल में भी 4 महासागर आते हैं जो कि अधिकतर जल को कवर करते हैं, ये अधिकतर जल को कवर करते हैं, यानी कि कुल जल का 97.25% हिस्सा लगभग महासागर में ही स्थित है, और बाकी जो बचा 2.75 इसमें से लगभग 2.5% पीने योग्य है, और इस पीने योग्य में से भी 2.5% पीने योग्य है, और इसमें से भी लगभग 2% हिस्सा कहाँ है, तो ये ग्लेशियर में बर्फ के रूप में स्थित है, उसका भी उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी जो लगभग 0.5% हिस्सा बचता है उसका ही यूज हम लोग पीने के लिए कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इतना कम जल है और जनसंख्या कितना ज्यादा है पूरे वर्ल्ड का, तो इतना ज्यादा है, मतलब जनसंख्या और जल इतना कम है, तो आप लोग स्वाभाविक समझ सकते हैं कि जल का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में ये संभावना है कि जल समाप्त हो जाए, तो उससे बचने के लिए हमें क्या होगा, अभी से कुछ तरीकों का यूज करके और जल को क्या होगा, संरक्षित करना होगा। जब जरूरत ना हो तो नल को बंद रखना होगा, जितना जरूरी हो पीने के लिए उतना लेके, और फेंकना नहीं है। ठीक है, फेंकना नहीं है और उसको बचाना है। जब जो क्या कहते हैं, खेत खलिहान को पटाने के लिए, यानी कि पानी को देने के लिए पोखर, नदी या वर्षा का जो जल होता है उसको संग्रहण करके रखना चाहिए। पीने योग्य पानी का उपयोग क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संचित, यानी कि सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए नहीं करना चाहिए। पीने योग्य पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करके और जल का संरक्षण करना ही चाहिए, करना होगा नहीं, करना होगा। ठीक है, तो जल का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों का जीवन, हमारे पीढ़ियों का, मतलब जो आने वाले पीढ़ी है उन सभी का जीवन बहुत बड़े संकट में है, जल के अभाव के कारण बहुत कमी है जल का। ठीक है, तो जल का संरक्षण जरूरी है। उसके बाद वर्षा जल, ये ही बहुत बड़ा फैक्टर है जल को संरक्षित करने का। वर्षा जब होता है तो उसे एक गड्ढा में एकत्रित करना चाहिए और बाद में सिंचाई के लिए, विभिन्न कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एक और बात बताते हैं कि तमिलनाडु में क्या होता है, ये वर्षा जल संरक्षण का एक पहल है। इसमें एक बना हुआ, ऊपर में एक ऐसा करके होता है पात्र जैसा, इसमें पूरा जल भर जाता है, तो नीचे एक गड्ढा बनाया जाता है। वर्षा वाला ऊपर वाला जो जल है वो सब है नीचे इस पात्र में, यानी कि ये जो गड्ढा बनाया हुआ था इसमें आता है। और तमिलनाडु में ये लागू किया गया सरकार की तरफ से, तमिलनाडु सरकार की तरफ से इसको लागू किया गया है, और इसमें मतलब वर्षा जल का संरक्षण होता है इस कारण से, और इसका उपयोग बाद में अनेक कामों के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए या फिर बहुत सारे नहाने का काम हो गया, इस सभी के लिए किया जाता है। तो इससे जल का संरक्षण होता है। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आप भी लापरवाही को यानी कि जल को बचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और लापरवाही नहीं बरतेंगे। ठीक है, जल का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण ये हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप लोग जल को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ।